जितने भी मेरे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम कर रहा हूं यहाँ पे। और यह फर्स्ट ईयर आपको पता है कि मैं अभी 2023 से 24 सेशन के लिए वीडियो कर रहा हूं प्रतिदिन। और मैक्सिमम स्टेट में अभी 23 से 24 का जो एग्ज़ाम है अभी नहीं हुआ है। और मैक्सिमम स्टेट में जो है मार्च से अप्रैल के बीच में जो है इसी आसपास एग्ज़ाम होंगे 23 से 24 सेशन का। जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद मैं बता दूँ यहाँ पे यूपी में अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं। ओके, उसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे राजस्थान हो गए। इन सब में अभी एग्ज़ाम होना बाकी है और इसी आसपास मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम होगा। तब तक मैं अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर चुका रहूँगा। ठीक है, तो आज मैं फर्स्ट ईयर का लेकर आया हूँ वीडियो नंबर 11 और यह आपका CHN फर्स्ट से है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट से है। ठीक है, सारा कुछ बता चुके हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट कितने नंबर पर है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं उनको सारा नॉलेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ 11 नंबर का वीडियो है और आपको पता है चौथा सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में। चौथा सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है। तो यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और 11वां वीडियो जो 11वां सीरीज है फर्स्ट ईयर का, वो हिसाब से देखा जाए यहाँ पे तो यह 11वां अपना जो है आज 11वां सीरीज का लास्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक में यह शुरू हो जाएगा आपका 12वां से। ठीक है, 12वां सीरीज से। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देख सकते हैं आप लोग, यूनिसेफ के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, यूनिसेफ के बारे में हमको पढ़ना है। एग्जाम में आपसे देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में पूछ सकता है। एक तो WHO, एक अपना बनता है यूनिसेफ। ये सब हेल्थ एजेंसी है, ठीक है, जो आपके काम करता है हेल्थ के सेक्टर में। तो इन सब के बारे में जानना जरूरी रहता है। तो आज यूनिसेफ कराता हूँ, अगले वीडियो में मैं कभी WHO करा दूंगा। ओके, चलिए यूनिसेफ सबसे पहले समझिए, इसका पहले के जो नाम है वह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। पहले इसका नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड था। ठीक है ना, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, पहले का नाम इसका ए है। अब इसका जो नाम है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इसकी स्थापना, यूनिसेफ की जो स्थापना है 1946 में की गई। इसका मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में है। समझ गए चीज़ों को। तो कोई पूछे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि यूनिसेफ कब जो है स्टेबल हुआ, तो 1946 में। एंड इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, ये हो गया। अब यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। यू फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रेंस, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। वाज एस्टिब्लिश्ड इन 1946। समझ गए चीज़ों को। चलिए, तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए कि इसकी स्थापना कब की गई, इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, चलिए अब इसके उद्देश्य व कार्य को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं इसके समझने के लिए। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स एंड जो फंक्शन इसके होते हैं वह क्या होंगे। ठीक है, देखिए इसका जो उद्देश्य व कार्य है, यह अल्प विकसित व विकासशील देश में अस्थायी बाल स्वास्थ्य व कल्याण सेवाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करता है। देखिए ये जो बेसिकली यूनिसेफ काम करता है बच्चों के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई शिक्षा के लिए, पोषण के लिए, मतलब यह बच्चे से जुड़ी हुई हर एक पहलुओं के ऊपर ये काम करता है यूनिसेफ। इसीलिए इसे चिल्ड्रेंस का फंड कहा गया है। समझ गए। अब इसमें होता ये है यूनिसेफ में कि जो कम विकसित देश है, अल्प विकसित देश है, या फिर जो विकासशील देश है, जैसे हमारा भारत अभी विकासशील देश में, विकासशील मतलब यह विकास के पटरी पर आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी विकासशील है। ठीक है ना। और जो कम विकसित है, तो बहुत सारे ऐसे देश है जो कम विकसित है, बहुत ऐसे देश है जो अभी विकास के पथ पर है, यानी विकासशील है। तो ऐसे देशों में अस्थायी तौर पर यह बाल स्वास्थ्य और उसके कल्याण से जुड़ी हुई सेवाओं की सहायता प्रदान करता है। कौन, यूनिसेफ। ओके, यूनिसेफ में अभी 190 से अधिक देशों जो है शामिल है, इसके सदस्य हैं। यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्थान है, समझ लें, यह एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसमें 190 से अधिक देश जो है शामिल है। और उन तमाम देश जो इसमें शामिल है उनमें बच्चों की शिक्षा देना, पोषण, स्वास्थ्य से संबंधित सहायता प्रदान करने का काम ये करता है। तो जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सभी देशों में उनके बच्चे के लिए शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सहायता प्रदान यूनिसेफ करता है। ओके,
समझ गए कि इसका क्या काम है, क्या करता है, किसके लिए करता है, चीज़ों को समझ गए ना, एकदम आसान में समझिए। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। यह अब यहाँ पे चूँकि हम इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में समझ गए, तो अब मैं इसका जो है काम या लक्ष्य जो है उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका काम या लक्ष्य क्या हो सकता है, देखिए। यह रोग परियोजनाओं के लिए भी आपूर्ति उपलब्ध कराता है। मतलब यह जो भी रोग है, रोग के लिए जो भी प्लान बनता है, उसके लिए यह जो भी चीज़ें होती हैं उसको उपलब्ध कराता है अन्य देशों में, ठीक है। इसका काम है कि यह शैक्षिक एवं स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में रोजगार हेतु लोगों को प्रशिक्षित करता है। यूनिसेफ का काम है कि शैक्षिक एवं स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में रोजगार के लिए लोगों को प्रशिक्षित करता है, समझ गए, ट्रेनिंग देता है, समझ गए ना। यूनिसेफ का काम है कि विश्व में टीकों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, वह WHO के साथ मिलकर कार्य करता है। यूनिसेफ बहुत सारे जो है जो भी वैक्सीन वगैरह बच्चे को लगता है तो यूनिसेफ उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है देश को, ठीक है ना। तो यह टीकों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, लोग देशों में भेजता है, अलग अलग देशों में, और यह WHO के साथ मिलकर काम बढ़िया करता है। WHO पूर्ण तरीका से स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन है, पता है आपको, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी यह स्वास्थ्य के क्षेत्र का एजेंसी है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यूनिसेफ बच्चे के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा का एजेंसी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें करता है। वर्ष 1989 में लागू बाल अधिकारों की घोषणा की, जो सभी सदस्य देशों में लागू है। यूनिसेफ ने 1989 में बाल अधिकार जो राइट्स है चाइल्ड का, उसकी घोषणा की, जो सभी सदस्य देशों में लागू है, ठीक है, इसको समझिए। यह बच्चों की सुरक्षा व विकास की दिशा में कार्य करने के लिए राष्ट्रों को प्रतिबद्ध करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। बच्चा का क्या राइट्स है, बच्चा का सुरक्षा क्या संभव है, कैसे करना चाहिए, ठीक है ना, और इसके दिशा में आगे कार्य करने के लिए यह सभी देशों के साथ मिलकर इंटरनेशनल सम्मेलन जो है करता है, आयोजित करता है। सब समझ गए चीज़ों को। यह ORS, रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, स्तनपान को प्रोत्साहन, ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग, रणनीतियों का प्रयोग कर बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यूनिसेफ का काम है कि ORS, ठीक है, ORS पता है किस लिए दिया जाता है, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, डायरिया वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। रोगों के विरुद्ध जो टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन, उसके लिए, स्तनपान के प्रोत्साहन के लिए, ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग के लिए यह रणनीति बनाता है, और इस रणनीति के प्रयोग करके बाल स्वास्थ्य को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, समझ गए, कौन, यूनिसेफ। यूनिसेफ विश्व में बच्चों की स्थिति पर एनुअल रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है, समझ गए, कि किस देश में कितना कुपोषित है, किस देश में किस बीमारी से कितने बच्चे जो है पीड़ित हैं, समझ गए ना। तो ये रिपोर्ट भी एक एनुअल तैयार करता है, ओके, ये चीज़ें हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई इसको पैसा कहाँ से मिलता है, जो इतना सारा काम करता है या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, तो इसको पैसा कौन देश देता है, सब देश मिल के देता है क्या, तो फिर फ़ायदा क्या हो गया, फ़ायदा क्या होगा अन्य देशों को, जब अन्य देश पैसा इसको देगा तो इससे होता ये है कि चूँकि यह एक इसका जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है, जिसके तहत यह अन्य देशों को मदद करता है, खर्च जो होता है, तो इसको जो पैसा आता है, यूनिसेफ पूरी तरीके से स्वैच्छिक योगदानों पर निर्भर है। स्वैच्छिक योगदान कहने का मतलब है कि आपका मन हुआ तो आप दान कर दिए, सरकार को मन हुआ तो सरकार फंड दे दिया, या कोई और NGO वगैरह, कंपनी वगैरह है, उसको मन हुआ तो वो जो है दे दिया बच्चे को देखभाल के लिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं कि यह बिल्कुल स्वैच्छिक योगदानों पर निर्भर है, ठीक है, पूर्णतः इससे कोई भी सरकार नहीं चला रही है, समझ लीजिए। आपको ये लग रहा होगा कि यह अमेरिका में स्टेबल है, तो अमेरिकी गवर्नमेंट, अमेरिका सरकार जो है इसको पूरा चला रहा होगा, और यह सरकारी संस्थान है तो इसको पूरा जो है अमेरिका गवर्नमेंट पे कर रहा होगा सारे देशों के लिए जो भी खर्च आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यह बिल्कुल स्वैच्छिक योगदानों पर निर्भर करता है। इसका 3/4 आय जो होता है यह विभिन्न सरकारी विभागों से आता है, यानी 4 में से 3/4 जो इसको इनकम होता है, यह इनकम इसको सरकारी डिपार्टमेंट से आता है, सरकार के द्वारा, ओके। बाकी जो शेष बच जाते हैं वह अलग अलग अभियान के द्वारा, अलग अलग संगठनों के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, दान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, समझ गए। यानी कुछ हिस्से सरकार के द्वारा मिल जाता है, कुछ हिस्सा इसे अलग अलग व्यक्ति, संगठन, कंपनी, इन सब के द्वारा, दान के द्वारा मिलते हैं, और इसी के ऊपर जो है यह यूनिसेफ चलता है, और यूनिसेफ बच्चों के हित में काम करता है पूरे देश के लिए, ठीक है। तो यही अपना यूनिसेफ हो गया, मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि जो भी डियर हैं उन लोगों को समझ में आया होगा।
यूनिसेफ के बारे में उन लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपका माइंड में आ जाए। देखिए कोई भी क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको कितना भी दिमाग से अच्छे से इसको समझा दूँ, जब तक आप इसको 2 बार प्रैक्टिस वीडियो को 2 बार नहीं देखेंगे, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो वीडियो को रोक कर उसको दिमाग में नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे कि क्या कह रहा है, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होता है। अब एक बार देख लिए, थोड़ा देर देख लिए वीडियो और छोड़ दिए और आप कहिएगा हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बुक को भी आप 10 बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। जब तक आप चीज़ों को दिमाग में सेट नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं रुक कर वहाँ पे जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, तब तक दिक्कत ही दिक्कत होता है। समझ गए ना, ये चीज़ें होता है। चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट रेफरल यूनिट। इसे हम लोग FRU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट। कम्युनिटी हेल्थ में अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम रेफरल यूनिट। ये फर्स्ट रेफरल यूनिट को हम लोग शॉर्ट में FRU भी बोलते हैं। ओके, चलिए FRU का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में फर्स्ट रेफरल यूनिट के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो हमारा NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इमरजेंसी प्रस्तुति, इमरजेंसी डिलीवरी कराना हो एवं आवश्यक डिलीवरी सर्विस की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से तथा मातृ मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर को घटाने हेतु जिला अस्पताल जैसे सब डिविजनल जो होता है, सब डिविजनल जो है आपका हॉस्पिटल होता है, सदर हॉस्पिटल होता है, और साथ में जो कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र होता है, ठीक है ना, CHC जो होता है, इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है या किया गया। समझ गए? तो आपसे पूछे कि भाई बताओ तो तुम FRU कौन होता है, FRU के अंदर कौन सा हॉस्पिटल आएगा, तो सीधा बोलिएगा कि भाई FRU वही होता है जहाँ पे 24 आवर डिलीवरी के लिए, आपात स्थिति के लिए जो है सुविधा उपलब्ध होता है। समझ गए? 24 घंटा वही फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है, और यह सबसे नज़दीकी होता है लोगों से समुदाय में। समझ गए? तो 24 घंटे लोगों के नज़दीक में, और सबसे पहला जो होता है, सबसे फर्स्ट रेफरल जो होता है वह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, CHC जिसे बोलते हैं। यहाँ पे 24 आवर डिलीवरी के लिए, हमेशा जो है इमरजेंसी सर्विस के लिए यह आपका उपलब्ध रहता है। समझ गए? तो फर्स्ट रेफरल यूनिट में जिला अस्पताल में सदर हॉस्पिटल आ जाएगा, सब डिविजनल हॉस्पिटल आ जाएगा, ठीक है, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है यह फर्स्ट रेफरल यूनिट के अंदर आता है। ओके, फर्स्ट रेफरल यूनिट वही अस्पताल होता है जो आपातकालीन डिलीवरी सेवा प्रदान कर सकता है, ठीक है, जो जटिल केसेज को तुरंत और बेहतर प्रबंध कर सकता है। अब आपका मैं बता दूं, सब सेंटर हो गया या आपका PHC हो गया, यहाँ पे आपातकालीन या तुरंत जो है चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा चीज़ों को। तो ये हो गया, तो यही आपका FRU होता है। FRU आपके ग्रामीण क्षेत्रों में आपात प्रस्तुति, आवश्यक डिलीवरी सुविधा को गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से तथा जो IMR है, ठीक है ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शिशु जो मृत्यु दर है, जो मातृ मृत्यु दर है, इसको घटाने के लिए यह FR यूनिट जिला अस्पताल CHC को FRU के अंदर सुदृढ़ किया गया, ठीक है, ताकि जो आपातकालीन डिलीवरी हो उसका सेवा प्रदान किया जा सके, जटिल जो समस्या हो उसको तुरंत और बेहतर प्रबंध किया जा सके, इसीलिए ये FR यूनिट को लाया गया। ठीक है, अब FRU का भी क्या काम है, ठीक है ना, FRU का क्या काम है, फर्स्ट रेफरल यूनिट के अंदर कौन सी सेवा और क्या काम की जाती है, तो देख लीजिए। FRU के अंदर जो होता है नॉर्मल डिलीवरी की सेवा होती है, जटिल केसेज का प्रबंध संभव है, ठीक है, एंटीबायोटिक द्वारा प्रबंध संभव है, और प्लेसेंटा अगर अंदर रह जाता है तो उसे मैनुअल रिमूवल करने की जो है यहाँ पे प्रबंध होता है, ठीक है ना, मतलब कुछ प्लेसेंटा अगर यूट्रस में रह गया है, कंप्लीट रूप से प्लेसेंटा नहीं निकला है, तो उसको हाथों से निकाला जाता है, जिसे मैनुअल रिमूवल कहते हैं, ये भी प्रबंध होता है यहाँ पे फोर्सेप्स और वैक्यूम प्रयोग से डिलीवरी करवाया जा सकता है, ये भी सुविधा है। यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन की सुविधा होती है, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी सुविधा होती है, ठीक है, और यहाँ पे MTP सुरक्षित गर्भपात का भी सुविधा होती है। तो ये सब जो है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे नवजात की देखभाल हेतु नवजात शिशु स्टेबलाइजेशन यूनिट की भी व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे जितने
जितने भी तरह से आपके प्रोसीजर हो सकते हैं लेबर का, वो सारे सुविधा यहाँ पे होते हैं। जटिल से लेकर नॉर्मल डिलीवरी तक यहाँ पे हो सकते हैं। और यहाँ पे डिलीवरी में जो जो जटिलता आते हैं, जैसे प्लेसेंटा का अंदर ही रह जाना, पूर्ण तरीक़ा से नहीं निकलना, तो उसको मैनुअल निकाला जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है तो वैक्यूम प्रयोग से, फॉरसेप्स डिलीवरी से करवाया जा सकता है एफआरयू के अंदर। यहाँ पे सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी सुविधा होता है। एमटीपी भी, गर्भपात कराने का भी जो है सुविधा होता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे नवजात के लिए देखभाल के लिए एनबीएसयू, नवजात शिशु स्टेबलाइजेशन यूनिट का भी व्यवस्था होता है। तो ये इसके अंदर का काम हो गया, समझ गए। चीज़ सेवा हो गया किसके अंदर, फर्स्ट रेफरल यूनिट के अंदर, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ आप लोग समझ गए, देख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको विदा लेता हूँ। मैंने अच्छे से जो भी हुआ 2 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। मैंने एक यूनिसेफ के बारे में समझा दिया, ओके, यूनिसेफ के बारे में, और एक मैं एफआरयू के बारे में समझा दिया, ओके। तो चलिए हम विदा लेते हैं यहाँ पे। अपनी ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।